कि अब उनको पता लग गया कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और हम पूरा भारत चुप था, पूरा भारत चुप था, क्योंकि जो पर्कुलेशन ऑफ जो इंफॉर्मेशन थी वो कंट्रोल थी, वो अखबार वालों के हाथ में थी, वो आपके पुष्पिंदर जी के हाथ में नहीं थी, वो आपके चैनल के हाथ में नहीं थी, आपके सोशल मीडिया के हाथ में नहीं थी, तब नहीं था। ठीक है, तो ये नैरेटिव का जो इजाद है 1990 में शुरू हुआ, और जिसका हिंदुस्तान ने बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो कश्मीर से जगमोहन का मैं कह रहा हूं ये शुरुआत हुई। एक नाम आपने लिया तो मैं इसलिए कि मैं उनको जानता हूं और 25 साल में भी रहा, आपने सईद नकवी का नाम लिया। मुझे याद है कि सईद नकवी साहब एजेंसी के पेमेंट पे बाहर जाते थे, एजेंसीज के कहने से बाहर जाके सेमिनारों में हिस्सा लेते थे, वो एजेंसी से पेड थे, उन्हें दूरदर्शन में प्रोग्राम इसी काम के लिए दिया गया। वो कितने बड़े जर्नलिस्ट थे वो छोड़िए, वो तो इस देश में हर आदमी बड़ा जर्नलिस्ट हो जाता है कि वो दिलीप पडगांवकर के साथ भी मैंने काम किया, वो जो आपने बताया कमेटी वाली बात है, वो जो उनका एजेंडा था, वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी रहे। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो एजेंसीज के पेड थे और ये पेमेंट पे थे, इनको पेमेंट होता था, और जिन लोगों ने पेमेंट किया वो लोग जीवित हैं अभी, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के बड़ा पत्रकार हो जाना, अंग्रेजी बोलना और खास एजेंडे को चलाना, तो वो बड़ा नहीं मानता मैंने बहुत सारे लोगों को पास से देखा। ये मैंने रेफरेंस में, क्योंकि आपने नाम लिया तो देश को पता भी चले कि इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो थे वो एजेंसीज के पेड थे, एजेंसीज के पैसे से बाहर जाते थे, एजेंसीज के कहने से उन्हें दूरदर्शनों में प्रोग्राम मिलते थे। ही इज वन ऑफ देम। सर, खाली एजेंसीज का फायदा नहीं उठाते थे वो, डॉक्टर फाई का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल, लंदन वाले, नो, अमेरिका में आईएसआई का एजेंट, यूएस में डॉक्टर फाई जो है आईएसआई का एजेंट है। ये दिलीप पदगांवकर, ऐसे कई प्रोफेसर हैं, आपके प्रोफेसर चिनॉय जेएनयू के, वो जाके वहां पे उसकी जो मेहमान नवाजी को हासिल करते थे। और वहां पे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर फाई के सेमिनार के अंदर क्या चलता होगा, हिंदुस्तान की बरखिलाफी, हिंदुस्तान के खिलाफ। और जब आप हिंदुस्तान की, बार बार बता रहा हूं, जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आप खाली हिंदुस्तान एक राष्ट्र, एक स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, आप हिंदुस्तान हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। जब आप हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा बोलते हैं, जो अभी भी है, अभी जो प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, पर्सनली नहीं है उसके खिलाफ, ये हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, राष्ट्रवादी हिंदुओं के खिलाफ है, राष्ट्रवादी हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। तो तब भी यही होता था, ये लोग अपने आप को पत्रकार बोलते थे। तो बहुत सारे एनकाउंटर हुए इनके साथ, लेकिन सेमिनार हॉल्स में, चाहे लिखित रूप में, उनके एडिटोरियल आते थे, मैं उनको छांट के उनको स्क्रूटनाइज करता था, लिखते थे, वो शुक्र है 15 दिन में वो किसी न किसी मौजू के ऊपर मेरा वो रिस्पॉन्स लेते थे। तो सर, शुरुआत जब आप इस टूल किट की बात करते हैं, तो ये टूल किट था, और टूल किट की बुनियाद क्या थी कि बार बार हिंदुस्तान का स्टेट के अंदर प्रेस भी आता है। जब आप बोलते हैं डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, उसके अंदर प्रेस भी आता है, उसके अंदर आपका जस्टिस सिस्टम भी आता है। ठीक है, तो तब आपको लगेगा कि जब हम बार बार बोलते हैं कि हिंदुस्तान का स्टेट हिंदुस्तान के राष्ट्र के खिलाफ कैसे काम करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो ये कश्मीर के साथ मैंने जैसे इसको जोड़ा, क्योंकि ये यहां से शुरुआत होती है। अब कंटेम्परेरी सेंस में कश्मीर के अंदर ये नैरेटिव चलाया गया, बड़े बड़े पत्रकारों ने बोला, सर टीवी के अंदर, कश्मीरी हिंदू ने ना वहां पे सारे सरकारी महकमों में काम करते थे, इसलिए उनको वहां से निकलना पड़ा। ये बहुत बड़ी पत्रकार है, अभी पीछे वो शमशान घाट पे वो जोला लगा के और वो फोटोएं खींच रही थी, वो कैमरा लगा रही थी, और पूरा देश जानता है, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है, नाम लेकर के क्यों बड़ा करें, वो पूरा देश जानता है। बिल्कुल, और वो जो नैरेटिव है जो अभी भी चल रहा है, आप जब शमशान घाट पे बैठ के चिताएं दिखा रहे हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं? आपके द्वारा पहले इन लोगों को बताएं, क्योंकि भ्रम इतना फैलाया गया है यही टूल किट के अंतर्गत। क्योंकि मैं अभी कंटेम्परेरी में आ रहा हूं, तो उससे पहले थोड़ा सा चूंकि इस चिताओं का जिक्र हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप चिताओं को दिखा रहे हैं दुनिया भर में कि हिंदुस्तान के अंदर देखिए शमशान घाट तो चिताएं जलाने के लिए होता है। जो मरेगा, हिंदू जब मरेगा तो उसका क्रियाक्रम तो वो शमशान घाट पे ही होगा। तो उसको टेलीवाइज करने की क्या जरूरत है आपको? आप बताइए ना कि लोग मर रहे हैं, वो कोई छुपा हुआ नहीं है, लोग मर रहे हैं, उसका हिसाब है, वो बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स रोज आ रही हैं, उसके अंदर कोई गलती हो सकती है, कलेक्शन ऑफ फिगर्स हो सकता है, क्योंकि अभी हम एक युद्ध की परिस्थिति में है। इस महकमे से फिगर नहीं आए उसका मतलब ये नहीं कि सरकार छुपाएगी कहां से। सर,
आदमी अगर किसी परिवार का आदमी अगर मारा गया है तो क्या परिवार वाले उसको भूल जाएंगे? आज नहीं तो कल तो उसका नाम तो आएगा ना सर, उसका राशन कार्ड होगा, उसका आधार कार्ड होगा, कहीं ना कहीं तो उसका नाम लगेगा, कटेगा, होगा ना वहां पे। तो क्या दिखाना चाहते थे आप ये दिखाना चाहते हैं, देखो नरेंद्र मोदी जिसे हिंदुत्व का साम्राज्य मानते हैं, वो हिंदुओं को भी नहीं बचा पाया। हिंदू देखो कैसे मर रहे हैं, और हिंदू जब दिखाते हैं ये देखो हिंदू विश्व गुरु बनना चाहता है, अपनी देखो किसे चिताएं उनकी जल रही है। अरे अमेरिकनों की लाशें तो अभी तक वहां पे रेफ्रिजरेटर ट्रकों में पड़ी हुई हैं, कई गुना ज्यादा। उसका कभी जिक्र किया आपने वॉशिंगटन पोस्ट में? वो लोग लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका जिक्र होता है, लेकिन मेरे जो पत्रकार हैं हिंदुस्तान की बदनामी करने में लगे हुए हैं, वो वहां पे नहीं ये बताएंगे। तो जब आप इसका जिक्र करते हैं तो आपका जो कंटेम्पररी सेंस में टूल किट की जो इजाद जो है, जो अभी जब श्रीनगर से कश्मीर से शुरू होती है, तो ये 2014 से नया टूल किट स्क्रिप्ट किया गया। भैया ये आ गया है, इससे पहले भी इनको गुजरात से दिल्ली ना आए, टूल किट तो पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया था। ये क्या हुआ गया? आप जब गुजरात दंगों की बात करते हैं तो आपने कभी सुना कि गुजरात के दंगे क्यों हुए थे? कि ट्रेन के अंदर राम भक्तों को जिंदा जलाया गया। गुजरात में दंगे हुए तो गलत हुआ, लेकिन दंगे कहां से शुरू हुए ये कोई क्यों नहीं जिक्र करता? क्योंकि नैरेटिव बिठाया गया। टूल किट का हिस्सा आपने जो शुरू में बोला, नैरेटिव की जंग है सर। अब दुनिया भर में जब नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि इसने वहां पे जिनोसाइड किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे, किसी को ये नहीं बताते हैं कि पुलिस फायरिंग में वहां पे लगभग 800-900 तो हिंदू मारे गए थे। वो पुलिस फायरिंग किसने की थी? नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की पुलिस ने की थी, दंगाइयों के अंदर, जिनके अंदर हिंदू भी शामिल थे। तो उन 50 से 55 जो राम भक्त जिंदा जलाए गए, आप देखिए ये दहशतगर्दी, ये आईएसआईएस की दहशतगर्दी, जो वही का बार बार कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि दहशतगर्द वहां पे सीरिया में क्या कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू ने तो कब से भुगता सर। जब आप 50 हिंदुओं को जिंदा जलाते हैं, अब सोच सकते हैं कि क्या हालत की होगी। दरवाजे बंद करके बाहर से मिट्टी का तेल फेंक दिया, आग लगा दी, जला दिया। हद ये होगी उसके बाद जो सरकारें आई दिल्ली के अंदर, कमीशन बिठाती है, मुखर्जी कमीशन, बोलते हैं कि नहीं जी ये अंदर से ही अपनी आग लग गई। इतना झूठा फरेब, और उसके ऊपर आप नैरेटिव बिल्ड करें, क्योंकि दुनिया को दिखाना था कि नरेंद्र मोदी को इस तरह से हम नहीं रोक पाए, हमने इतने षड्यंत्र किए। नरेंद्र मोदी दुनिया में, मैं मानता हूं आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड पॉलिटिशियन है, स्क्रूटिनाइज्ड, जिनको पूरी तरह से कोशिश की गई इसको तोड़ दिया जाए। ये गुजरात से दिल्ली, गुजरात में तो नहीं रोक पाए, उनको मालूम था कि दिल्ली आएगा, क्योंकि उनकी जो आवाज है, जो राष्ट्रवादी हिंदुस्तानियों के दिल को छू गई थी। उनकी आवाज लोग उसमें देख रहे थे कि इनकी हमें दिल्ली में जरूरत है। सारे इतने प्रोग्राम आपने किए, कभी इस पे जिक्र जोर से बात करें, मैं नैरेटिव की बात करूं कि दिल्ली ना आ पाए। दुनिया भर में मैसेज गया, जो लेफ्ट लिबरल, दुनिया भर का जो मीडिया है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट लिबरल मानसिकता, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो उसको कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे वो पत्रकार के रूप में। दुनिया का जो मीडिया है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, वो सारा लेफ्ट लिबरल कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे ये मैसेज दिया गया, ये फैशिस्ट है, ये इसने ये किया वो क्या, तो बदनामी कर दी। लेकिन उसके बावजूद जब 2014 में नहीं रोक पाए, उसी अमेरिका ने, जिसमें ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको आपने अमेरिका को प्लीड किया। ये जो टूल किट की बात कर रहा हूं, ये टूल किट में बाहरी ताकतों का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन बाहरी ताकतें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उनको अंदर से समर्थन नहीं मिलेगा। मेरा दुर्भाग्य है, मानसिंह से लेकर आज तक मेरे अंदर के लोग हैं। मानसिंह जब वहां पे जंग कर रहे थे महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में, तो मानसिंह के साथ आप सोचोगे कौन कौन थे? पूरे मध्य एशिया के जो तत्कालीन मिडिवलिस्ट जहादिस्ट थे ना, वो सब लड़ रहे थे मानसिंह की कमांड के अंदर। और लड़ किसके साथ रहे थे? महाराणा प्रताप के साथ। मुझे वो गाना तो मैंने सुना, वो चेतक के बारे में कहानियां सुनी, चेतक का मॉन्यूमेंट है वहां पे, लेकिन ये आपको नहीं बताता है कि मानसिंह के साथ कौन लड़ रहे थे।
कौन किसके साथ लड़ रहा था। अकबर बैठ के देख रहा था कि कैसे हिंदू हिंदू को मार रहा है वहां पर यार। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की बात है, इसमें ये बहुत जरूरी है बताना कि तारीखी तौर पे हिस्टोरिकली हमारे अंदर के दुश्मनों ने हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश की है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ। तो बात करते हैं अभी कंटेम्प्रेरी सेंस में। जब हम कंटेम्प्रेरी सेंस में आते हैं तो नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं 2014 में यहां पे आ गए। तो यहां पे इनको लगा गड़बड़, ये तो आ गया। तो मुहिम शुरू होती है कि नरेंद्र मोदी को अब दिल्ली से हटाना है। 2014 से लेके आज तक वही मुहिम चल रही है। और 2019 में तो और ही दहशत होगी। इनका तो माथा सनक गया, ये कैसे हो गया, हमने तो सारे यंत्र तंत्र इस्तेमाल किए, ये आदमी तो हिला नहीं, है तो और नंबर लेके आ गया साथ में। और अब जो टूल किट है, अब ये देख रहे हैं शुरुआत में जो 2019 के बाद, जब हम बात करते हैं 2019 के बाद की जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत मैं पहले बोलूंगा उसका जिक्र जो था, आप केरल की बात कर रहे थे, बाद में आऊंगा मैं किसान प्रोटेस्ट के बारे में। अगर मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, आप प्लीज मुझे इसका संज्ञान दिला दीजिएगा। एक तो अब शाहीन बाग, किसान और कलकत्ता में जो भी हो रहा है, ठीक है, इन तीन का डिटेल में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि लव जहाद के बारे में बात करें। क्या कर रहे हैं कि बीजेपी ने लव जहाद का शुरुआत किया। ये जो टर्म है बीजेपी ने शुरू की। अरे भाई, आप कलकत्ता, ये जो केरल का जो हाई कोर्ट का, मेरे ख्याल में 2009 में शायद था, 2009 में था क्या? जी जी जी। जहां जो हाई कोर्ट ने, जस्टिस शंकरन थे, उन्होंने, मुझे ना डेट्स के साथ थोड़ी तकलीफ होती है, तो वहां पे केरला के हाई कोर्ट ने तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इसके ऊपर तहकीकात कीजिए। हमारे सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं, हमें विश्वास है कि जबरन फुसला के मुसलमान बनाया जा रहा है हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को। ये केरला हाईकोर्ट का डिसीजन है। तो आपने उसको लगा दिया। हां, खाली ये नहीं बोला था इसकी तहकीकात, बोले कानून लाइए, कानून लाइए इस लव जहाद की प्रक्रिया को रोकने के लिए। ये केरला हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। और आप इसको जोड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी का वजूद का था 2009 में, कहां थी बीजेपी? और वो भी केरला, वो भी केरला में। योगी आदित्यनाथ कहां पे था? उसके ऊपर चढ़ा दिया, उसने कानून लाया, उनको तकलीफ हो रही। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है, हमारा और आपका जो, हमारी जो जिम्मेवारी है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तथ्य ला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लाएगा। जो तथाकथित, आजकल तो न्यूज है ना सर, सुबह की न्यूज दोपहर तक स्टेल हो जाती है, दोपहर की न्यूज रात तक स्टेल हो जाती है। तो जो आपके जो मीडिया है, वो तो जो हमारे जो राष्ट्रवादी मीडिया भी है, वो कोई चैरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, है ना, कोई अनाथालय तो चलाते नहीं है। ठीक है, वो उनका बिजनेस भी चलाना है, तो उनके लिए तो न्यूज जो टीआरपी के लिए जो चलेगा। ये डिटेल कभी नहीं आएगी कि जब जहाद की शुरुआत केरला हाई कोर्ट ने 2009 में दिया था, इसका जिक्र किया था, ये शब्दावली वहीं से आ गई। इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि ये भी गलत परसेप्शन है कि केरल के अंदर ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने इस बात पे पहले मुद्दा उठाया था कि उनकी लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, नॉट वो हिंदू देयर। तो ये मुद्दा पहला केसी किया था जिसमें ईसाई लड़की को कन्वर्ट किया जा रहा था, उस वक्त हिंदू लड़की नहीं थी। तो लेकिन यहां जो आया वो ऐसा लगा जैसे कि ये कोई बीजेपी आरएसएस का बना हुआ। इट वाज दिस टर्म बीन invented or discovered or whatever you call it by the High Court of Kerala. Yes, you are right. Yes sir. You are right. You are right. लेकिन ये भी हकीकत है, बाद में पॉलिटिकल समीकरण ऐसा हुआ, ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने तो अपने हाथ हट गए, क्योंकि उनका वहां की जो सरकारों के साथ, बड़ा जो रूलिंग के साथ उनका अलायंस होता है, तो वो तो अपने तो हट गए, वो तो जिक्र नहीं करे। जब तक हिंदू लड़ रहा है तो उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात आपने दिल्ली में तक पहुंचा दी, दिल्ली में बात हो गई, तब तक सही कह रहे हो आप। जो लोग वहां पे आईएसआईएस में रिक्रूट गए हैं, लड़कियां, 2 ईसाई लड़कियां थी जिनको उन्होंने पहले मुसलमान बनाया, और वो जिहादी उनको लेके सीरिया में गया, पता नहीं जिंदा है कहां है, कहीं के तो सुना बच्चे भी हो गए थे वहां पे। और वहां पे दूसरी बात है, वो लड़ने के लिए नहीं बिठाते, वहां पे टॉयलेट आईएसआईएस वाले ने उनके वहां पे जिहादियों के टॉयलेट साफ करने के लिए करते हैं। लेकिन ये उम्मा के नाम पे, सुप्रीमेसी के नाम पे, वहाबिज्म के नाम पे, ये उम्मा वो दीन की सेवा करने के लिए वहां जा रहे हैं। उनके हिसाब से दीन की ये सेवा करने के लिए सीरिया जाते हैं। वहां पे ये दूसरी बात है कि वहां से उनसे टॉयलेट धुलवाते हैं, वहां पे शौचालय धुलवाते थे वहां पे।
हाँ